स्वागत करता हूं कि आप यहां पर आए, पधारे, इसके लिए धन्यवाद। और ये मेड सिटी अपने आप में एक मिसाल कायम कर रही है राष्ट्र निर्माण के लिए, औद्योगिक प्रगति के लिए, और एक मॉडल ऐसा क्रिएट कर रही है। हमारी दिली इच्छा है कि हम इस तरह का एक मॉडल क्रिएट करें जो कि राष्ट्र में कई जगह और रेप्लिकेट हो सके। इसका नाम ही हमने मॉडल इकोनॉमिक टाउनशिप इसीलिए रखा कि हम एक मॉडल प्रस्तुत कर सकें कि इस तरह से काम अच्छा किया जा सकता है। जैसे मैंने पहले भी आप लोगों को कई बार चर्चा में बताया है, मैं अक्सर ये बात अपने जहाँ संबोधन में कहता हूँ कि आज तक जो काम होता रहा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का, वो सरकार की जो एजेंसियाँ थी SIDCs करती रही, और उसमें 3 खामियाँ थी जिसको हमने दूर करने की कोशिश की। पहली खामी थी कि अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनता था, दूसरी खामी थी कि उसमें अच्छा मेंटेनेंस नहीं होता था, और तीसरी खामी थी कि वो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। मतलब वहाँ लोगों के रहने की जगह नहीं थी, व्यवसाय की जगह नहीं थी, अदर लोगों के एंटरटेनमेंट की जगह नहीं थी, तक दूर दूर से आना पड़ता था। अभी आज भी हमारे यहाँ लोग दूर से आ रहे हैं, परंतु इस तरह की परिकल्पना की गई है कि आप यहाँ पर 5 से 10 मिनट में कहीं से कहीं तक आ जा सकते हैं। तो ताकि आप इसको सस्टेनेबल बनाना हमारा सबसे बड़ा मुख्य उद्देश्य है, क्योंकि आज जो ज़माना है उसके अंदर जब तक ये सस्टेनेबल नहीं होगा तब तक ये कोई भी जो बाहर का विदेशी निवेशक है वो आज इन्वेस्ट नहीं करेगा। उसको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सस्टेनेबिलिटी, और सस्टेनेबिलिटी पे हमने सबसे ज़्यादा काम किया है। इसीलिए ये IGBC द्वारा प्लेटिनियम रेटेड है। और उसके बाद हमने एक छोटा डेवलपमेंट किया 150 एकड़ का लोहाट विलेज में। उसमें हमने इसका ऊंचा वाला रूप है जो लीड्स है, वो फर्स्ट टाइम, मुझे बताते हुए खुशी है कि इंडिया के अंदर फर्स्ट टाइम लीड प्लेटिनियम सर्टिफिकेशन फॉर मेड सिटी, फॉर सिटी एंड कम्युनिटीज़ हमने सर्टिफिकेशन लिया है फर्स्ट टाइम इन इंडिया। और जो IGBC का प्लेटिनियम रेटेड है वो भी लार्जेस्ट इन इंडिया है एंड फर्स्ट इन नॉर्दर्न इंडिया है। तो सस्टेनेबिलिटी हमारा प्रथम है। उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट बात है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर, कि हम ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएं जिससे कि उद्योगों को, रहने वालों को सुविधा हो। और जैसे कि प्रशांत ने भी बताया आपको कि वाटर के अंदर, पानी के अंदर, आपके जो है बिजली के अंदर बहुत ही ज़्यादा रोबस्ट सिस्टम बनाया है। जैसे कि ये जो पावर का जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, मैंने कुछ लोग आप में पहले भी आए थे कि जो पूरा अंडरग्राउंड सिस्टम है RME और CCS बेस्ड है। तो इससे कहीं भी पावर जैसे कटती है तो दूसरी तरफ से शुरू हो जाती है, जैसे कि फाइबर में होता है। इस तरह का सिस्टम है यहाँ पर। और पानी का सिस्टम अपना है ताकि आपको कहीं किसी हुडा या किसी एजेंसी पे दूसरे पे निर्भर होने की ज़रूरत नहीं है, और बिल्कुल बेस्ट इन टेक्नोलॉजी से ट्रीट करके देते हैं। दूसरी सबसे अच्छी बात है इसकी कि ये फास्टेस्ट हैबिटेटेड कॉलोनी क्यों है, उसका भी एक कारण है। क्योंकि कोई भी एक नए डेवलपमेंट के लिए सबसे प्रथम जरूरी है कि वहाँ रोजगार हो। यदि आज आपने इस गुड़गांव और झज्जर के बीच में 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर, गुड़गांव से 15 किलोमीटर झज्जर के बीच में आपने बना दिया है, तो कोई आके यहाँ क्यों रहेगा? उसे रोजगार चाहिए, इकोनॉमिक एक्टिविटी चाहिए, और उसी को ध्यान में रखते हुए हमने काम किया है। और मुझे खुशी है बताते हुए करीब आज 45,000 लोग इस एरिया में काम कर रहे हैं। और हम चाहते हैं कि धीरे धीरे ये लोग यहीं पे रहने लगें और बाहर के लोग भी आके रहें, ताकि एक मिक्स बने उसके अंदर। उससे एक इकोसिस्टम डेवलप होता है कि सिर्फ यहीं के लोग नहीं, बाहर के भी लोग हैं, वो भी है। यहाँ से बाहर काम करने भी जाते हैं, वहाँ से आके यहाँ काम भी करते हैं, और यहाँ रह के यहीं काम भी करते हैं। सब तरह के लोग रहें। फिर सस्टेनेबिलिटी की जब बात चल रही थी तो मैंने बताया था आपको किस तरह से हमने काम किया। ओपन रोड्स हैं, ग्रीन है, मियावाकी फॉरेस्ट लगाया है। इन सभी का नतीजा है कि आज हमारे यहाँ यदि आप इसको मेजर करते हैं गुड़गांव से, तो जो AQI से मेजर करते हैं वो AQI अक्सर हमारे यहाँ गुड़गांव से आधी या आधी से कम रहती है। मानिए आज गुड़गांव में 300 है तो यहाँ 150 होगी, 125 होगी, इस तरह से। वो इसी का परिणाम है कि हमने सस्टेनेबल बनाया है इसको। सस्टेनेबिलिटी का परिणाम है कि यहाँ पर AQI अक्सर कम रहती है।
फिर दूसरी जो थर्ड जो बात थी, जो मैंने आपसे कहा कि पहले कमज़ोर इंफ्रास्ट्रक्चर, कमज़ोर मेंटेनेंस और फिर सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, ये 3 मेजर रीज़न थे। हमारे यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर था इंडस्ट्रियल, जो सक्सेस कम हुआ, धीरे हुआ। इन तीनों पे ध्यान दिया गया। तो थर्ड जो एलिमेंट है, आप मेंटेनेंस में जाइए, देखिए कि यहाँ पे आपको इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा लगेगा जैसे कोई आप हाई ऑन प्रीमियम रेसिडेंशियल कॉलोनी में आए। इस तरह का आपको चौड़ी चौड़ी सड़कें, साफ, पूरा ग्रीनरी, कहीं भी आपको ओवरहैंग वायर लटका हुआ नहीं दिखेगा, एक भी जगह ओवरहैंग वायर नहीं दिखेगा आपको कहीं पर भी, चाहे इंडस्ट्रियल पोर्शन हो, रेसिडेंशियल पोर्शन हो। और इसी का परिणाम है कि ये बहुत फास्ट हैबिटेड हो रही है। जैसे कि हमारा सेक्टर 8 का प्रशांत जी बता रहे थे आपको कि हमने सितंबर 2023 में इसका वो किया है, आपने हैंडओवर किया, और उसमें आज 25% के करीब प्लाट कंस्ट्रक्ट हो चुके हैं। करीब 20-25% प्लाट कंस्ट्रक्ट हो चुके हैं आज। तो ये एक बड़ी उपलब्धि है। कोई भी प्लाटेड कॉलोनी में 8-8, 10-10 साल तक तो पहला घर ही नहीं बनता, सब इन्वेस्टर आते हैं। पर यहाँ पर इन्वेस्टर तो हैं, परंतु एक्चुअल यूज़र भी बहुत है। तो ये एक दूसरी बात की विशेषता है कि ये फास्टेस्ट हैबिटेटेड है। और सबसे बड़ी बात है, किसी भी शहर को चलाने के लिए एक डिजिटल बैकबोन होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आज का जो एआई का ज़माना आया है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का ज़माना आया है, तो हमने डिजिटल का पूरा उपयोग किया है। जैसे मैंने पहले भी बताया कि हमारी सारी स्ट्रीट लाइट MDIT है, जो भी हमारा वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है स्काडा बेस्ड है, जितना भी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर लेस्ड है वो GPS एनेबल्ड है। तो इस तरह से हम सारा एक कंट्रोल एंड कमांड सेंटर भी बनाया है। आप विजिट करेंगे तो देखेंगे कि हम किस किस तरह से मॉनिटर करते हैं। जैसे एक 7 स्टेशन हमने बना रखे हैं AQI मॉनिटरिंग के, एक नहीं 6-7 स्टेशन बना रखे हैं AQI मॉनिटरिंग के। ऐसे सब चीज़ें उसके अंदर, जैसे पानी का है तो पानी का पूरा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, कौन से टैंक में कितना पानी है, कितना पानी कम है, किस समय जा रहा है, किस रेट से जा रहा है, उसकी ऑनलाइन टेस्टिंग होती है। वो सब जो हमारा कंट्रोल एंड कमांड सेंटर है, जो कि इसको हम दिल कहेंगे इस एरिया का, उससे कंट्रोल होता है। एक छोटे से रूम से, इससे भी छोटा रूम है, उससे कंट्रोल होता है। और लास्ट जो मैं पॉइंट आपको हाईलाइट करना चाहता हूँ कि सबसे बड़ी बात होनी चाहिए कि आपके साथ साथ दूसरे भी जो आसपास में रहने वाले लोग हैं उनका भी उत्थान हो। ठीक है, इस बात के लिए हमने 2006 से लेकर के आज तक, चाहे हमारी कंपनी को CSR कंपलसरी नहीं था, CSR के रूल ही तो 12-13 में आए, पर हम 2006 से कर रहे हैं, क्योंकि CSR करना हमारी संस्कृति में है। 100 साल पहले भी प्याऊ लगती थी गर्मी के दिनों, करेक्ट है ना भाई? 100 साल पहले भी गाय के लिए पानी का साधन बनाया जाता था, तो वो CSR ही था उस समय का। अब उसको नाम दे दिया गया, और हम भी 2006 से कर रहे हैं और कई काम किए हैं इसमें, और उसमें बहुत अच्छे रिजल्ट आए हैं। इतनी छोटी सी कंपनी होते हुए भी, आपको हम बड़ी कंपनी के पार्ट हैं रिलायंस के, पर ये कंपनी बहुत छोटी है रिलायंस के कंपेरिजन में। हमारा नाम तो रिलायंस के राउंडिंग में भी नहीं आता है। आप हमारी रिलायंस की बैलेंस शीट में हमारा नाम ढूंढने जाओगे तो नहीं मिलेगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की बैलेंस शीट में मॉडल इकोनॉमिक टाइम्स का नाम भी नहीं मिलेगा, एक आधी जगह मिलेगा। हम बहुत कंपनी के कंपेरिजन में बहुत छोटे हैं, परंतु हम शुरू से काम कर रहे हैं CSR के लिए, और कई ऐसे प्रोग्राम हमने चलाए जिसके बड़े अच्छे रिजल्ट आए हैं। हमको 6-7 जगह से रिकॉग्निशन अवार्ड भी मिल चुके हैं। जैसे हमारा एक काम है, आपके मैंने पहले भी बताया था, नवोदय विद्यालय में एडमिशन कराने वाला जो बच्चों को होता है। इस साल भी 60 में से 40 बच्चों का एडमिशन हुआ है। और इम्पॉर्टेंट बात ये है इसके अंदर कि 260 में से 10-12 विलेज में 60 में से 40 बच्चे एडमिशन हो जाना इम्पॉर्टेंट नहीं है। इम्पॉर्टेंट ये है कि जिन स्कूलों से, वो सिर्फ सरकारी स्कूल, ठीक है, और उनमें से कई सरकारी स्कूलों में पिछले सालों में स्ट्रेंथ बढ़ी है। तो जो गरीब रियली जो जिनको ज़रूरत है उन लोगों को फ़ायदा मिल रहा है। इसी तरह से एक स्कीम है हमारी मिशन सहयोग, जिसमें हम सरकार की स्कीम का फ़ायदा दिलाते हैं। देखिए, अपने पैसे से खर्चा करके तो करते हैं, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं, कहीं स्कूल बनाया, कहीं कॉलेज, कहीं आपके जो कमरे बनवाए, कहीं कुछ शेड बनवाया, कोई गली बनवाई, वो तो करते ही करते हैं। पर सरकार की स्कीम का भी बेनिफिट लास्ट पर्सन को मिले, उस तरफ भी हम काम करते हैं। इसीलिए अभी हमने एक फ्री शटल भी चलाई है, और अभी हम उस फ्री शटल को, जो अभी CNG के द्वारा आधारित है, उसको हम और
एडवांस करके अगले 5-6 महीने के अंदर उसको ईवी शटल बस चलाएंगे, ताकि सस्टेनेबिलिटी में पूरा जोर रहे। और इसी तरह के आप जैसे ये क्लब लास्ट दिन है कि इस कड़ी में, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की कड़ी में, ये क्लब अब शीघ्र ही उद्घाटन होने जा रहा है और इस महीने के अंत से ऑपरेशनल हो जाएगा। और आप सभी की शुभकामनाएं इस काम के लिए। आप आए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और इसके बाद किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आई एम रेडी। एक इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सक्सेस के लिए एक ट्रांसपोर्ट लॉजिस्टिक कॉस्ट को रिडक्शन करना बहुत बड़ा काम होता है, ठीक है। क्योंकि हमारी कंट्री की जो लॉजिस्टिक कॉस्ट थी वो करीब करीब 14% थी, जो अब सिंगल डिजिट में आ गई है, ठीक है। और इसी बात को लेकर के हम भी प्रयासरत थे काफ़ी समय से। और यहाँ पे फरूखनगर में एक गति शक्ति कार्गो टर्मिनल का कंस्ट्रक्शन चालू हो चुका है। इनफैक्ट कल आपको ध्यान हो तो कल जो ये क्रॉसिंग है मुबारकपुर वाली, ये बंद रही थी क्योंकि उसकी लाइन डल रही थी। तो ये हमने 100 एकड़ के करीब ज़मीन आलकार वो कंपनी है मुंबई की, उसको दी थी और वो बना रहे हैं इसको। आप ये 1-1.5 साल के अंदर, 1.5 साल के अंदर हमारी उम्मीद है कि चालू हो जाएगा। और इसके इसके चालू होने से आपका जो पोर्ट के साथ कनेक्टिविटी है, जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बना है दादरी से लेके और JNPT तक, कांडला तक, उसकी डायरेक्ट कनेक्टिविटी हो जाएगी। जो ये लाइन है यहाँ से, मैं कनेक्टिविटी के बारे में आपको बताना भूल गया कि 5 महत्वपूर्ण कनेक्टिविटी के काम हो रहे हैं, प्रशांत ने बताया था शायद। तो उसमें जो ईस्ट से रिलेटेड है वो है फरूखनगर से हरसरू तक रेल लाइन का डबलीकरण। इलेक्ट्रिफिकेशन ऑलरेडी हो चुका है, तो उससे आपका डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से डायरेक्ट कनेक्टिविटी जाएगी। यहाँ से जाएगी हरसरू, हरसरू से रेवाड़ी, रेवाड़ी से आपके DFC पे चढ़ जाएगी। तो आपको माल जो आएगा और जाएगा पोर्ट से, उसकी आपको यहाँ पे अदला बदली नहीं करना पड़ेगा। आपका कस्टम क्लियरेंस यहीं होगा, पोर्ट से सीधे माल यहाँ आएगा और यहीं कस्टम क्लियरेंस होगा, यहाँ से लेके जाएंगे। इसमें जो पहले ICDs होते थे, इंटरनेशनल कंटेनर डिपो, उसका ये एडवांस रूप है। ICD में सिर्फ कंटेनर आते थे और ये इतना बड़ा बनेगा कि इसमें ओपन रेक भी आ सकती है, जैसे सीमेंट की, स्टील की, कोयले की, कोयला तो यहाँ आएगा नहीं, पर जैसे फर्टिलाइजर की, तो ओपन रेक भी यहाँ आ सके। तो ये बहुत बड़ा बनेगा। और जो हमारा इसी के आने की वजह से जो फरूखनगर का रेलवे स्टेशन है, जो रेलवे में कैटेगरीज होती हैं, वो मेरे ख्याल से ये B+ या B कैटेगरी का हो जाएगा। ये अपग्रेड भी होगा स्टेशन उसी के आने की वजह से। जी सर, आपके इसमें कंपनी की पाइपलाइन में 8 एकड़ में इस्कॉन मंदिर का मामला था, वो कुछ है इसमें पाइपलाइन में आपकी? मेट इस्कॉन मंदिर, इस्कॉन टेम्पल सर? नहीं, इस्कॉन टेम्पल ऐसा नहीं है। हमने जो ये सेक्टर 8 है, इसके अंदर एक सेंटर में 3 एकड़ का जगह हमने मंदिर के लिए निश्चित की है। जो गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं उसमें इसको RB कहते हैं, रिलीजियस बिल्डिंग। उसमें ये सिर्फ 0.20 एकड़ की अलाउ करते हैं, मतलब 1000 मीटर की अलाउ करते हैं। पर हमने स्पेशली अपना जो सेलेबल एरिया वो कंसीड करके 3 एकड़ की जगह निश्चित की है। और उसमें हमारी पिछले दिनों कई लोगों से बातचीत हो रही थी। पर नाउ वी हैव डिसाइडेड टू बिल्ड वी आर बिल्डिंग आवर ओन टेम्पल देयर। और ईश्वर ने चाहा तो आप बहुत जल्दी 7-6 महीने में शुरू होते हुए देखेंगे और एक विशाल मंदिर बनते हुए देखेंगे। सर, पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी ना जज्जर में, आप उसमें आए थे, तो उसमें आपने कहा था कि आने वाले समय में ये क्षेत्र जो है वो गोल्ड नहीं होगा, ये आने वाला प्लेटिनम होगा। तो ये कहाँ तक कंपनी जो है कहाँ तक इसको आप ही बताएं, आप ही असेसमेंट करें, गोल्डन है कि प्लेटिनियम है। आप देखें आपके हिसाब से गोल्डन हुआ कि प्लेटिनियम हुआ। तो देखिए, हम तो हमारा तो उद्देश्य कर्म करते रहे और फल की इच्छा मत कर भगवान। और असेसमेंट आप करिए, आप जर्नलिस्ट हैं, आप देखिए, जरा घूम फिर के देखिए गोल्डन है कि प्लेटिनियम है। आने वाले टाइम में आप फेजेस में इसको डेवलप कर रहे हैं, तो आने वाले टाइम में क्या हम देखेंगे? और देखिए भाई साहब, जैसे इसमें जो कल्पना है वो एक इंडस्ट्रियल एस्टेट बनाने की नहीं है, ये कल्पना है एक शहर बसाने की, ठीक है। तो एक शहर के लिए जितने एलिमेंट होना चाहिए उतने सब एलिमेंट लाए जाएंगे। और अभी करीब करीब आप समझे तो 20-25% डेवलपमेंट हुआ है, ठीक है। तो अभी पिक्चर अभी बहुत बाकी है, पिक्चर अभी बहुत बाकी है और काफ़ी समय तक चलेगी।
अभी गोयल साहब आपने सीएसआर की बात की है। जी अभी तक सीएसआर के तहत तो कितना इन्वेस्टमेंट आसपास हो चुका है? देखिए, मैं सीएसआर के इन्वेस्टमेंट को पैसे से नहीं तोड़ता, मैं उसको देखता हूँ कि वहाँ क्या काम हो। देखिए, एक छोटी सी बात बताता हूँ आपको कि फर्स्ट टाइम इन दिस एरिया 2 villages, Sondi and Pelpa, have been rated at a gold rating by IGB on sustainability. सऊदी और तेल जी निमान सऊदी और निमान। तो कोई एक एजेंसी जो CII की है, ट्रस्ट है, इंडिपेंडेंट एजेंसी है, वो यहाँ आई, उन्होंने अपना असेसमेंट किया, देखा, तो कुछ काम तो हमने भी किया होगा, कुछ गांव वालों ने भी किया होगा। अच्छा, जो गांव ने किया उसको काम की कहीं से प्रेरणा मिली होगी। तो ऐसे बहुत सारे काम हैं कि जो अपने तरह में मिसाल हैं। आप दूसरी बात देखिए कि जैसे स्टैम्प ड्यूटी हमारे यहाँ से कलेक्ट होती है, तो उसमें 2% स्टैम्प ड्यूटी लोकल बॉडीज़ के लिए होती है, ठीक है। तो वो जो 2% ड्यूटी लोकल बॉडीज़ के लिए होती है, वो करीब करीब हमारे यहाँ से जब से ये 22 में ये कानून आया है, उसके बाद से मेरे अनुमान से 80-85 करोड़ रुपया कलेक्ट हो चुका है। तो उसका 40 करोड़ रुपया डायरेक्ट पंचायतों को मिलेगा और 20 करोड़ रुपया वो जो तुम्हारी ब्लॉक में मिलेगा और 20 करोड़ रुपया जिला पंचायत को मिलेगा। अब आप समझिए कि इस प्रोजेक्ट के आने की वजह से कितना पैसा पंचायतों को मिल रहा है और मिल चुका है। 10-10 करोड़ रुपया 2-3 पंचायतों को मिल चुका है। तो दिस इज वेयर द मनी इज देयर विच कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर ए सस्टेनेबल, फॉर ए विलेज डेवलपमेंट, एंड पीपल आर डूइंग। ठीक है, थोड़ा बहुत काम इधर उधर होता है, वो सब जानते हैं, पर फिर भी काम कर रहे हैं और अच्छा डेवलपमेंट हो रहा है इस इलाके में। और एक सबसे बड़ी बात है कि एक प्रोजेक्ट के आने के साथ उसके बहुत सारे अनेकानेक फायदे जुड़ जाते हैं। मैंने अभी पिछले दिनों सर्वे कराया कि यहाँ पे जो वर्कर लोग रहते हैं, उनके रहने से जो गांव में कितनी रेंटल की इनकम आई और कितना बिजनेस बढ़ा। दादरी तो है भाई साहब, आज की डेट में 1000 शॉप कितनी, 1000 शॉप कितनी है दादरी तो, ठीक बोल रहा हूँ मैं है। आज मैंने असेसमेंट कराया 20 से 30 करोड़ रुपया महीने सालाना, 2 करोड़ रुपया प्लस रेंटल की इनकम। और ये समझिए कि जो 20-25 हज़ार लोग रहते हैं, मानिए हर आदमी से यहाँ पर जो लोकल आदमी है जो उसको सप्लाई करता है, दूध देता है, पानी देता है, चप्पल देता है, जूता देता है, कपड़ा देता है, खाने को राशन देता है, 1000 रुपये भी यदि अर्न कर रहा है, ठीक है, तो 20-25 लाख रुपये महीना उसकी इनकम। ये जो दुकानदार लगे हैं 20-25 लाख रुपये महीना ये अर्न कर। आज यहाँ पे 20 के करीब RMC प्लांट आ चुके हैं इस एरिया में, 18-20 RMC प्लांट आ चुके हैं। हर RMC प्लांट के 15-20 लोग एम्प्लॉयड, हर RMC प्लांट करोड़ों का बिजनेस कर रहा है। कितनी ईट सप्लाई होती है, तो अनेकानेक स्वरोजगार के बिजनेस। नहीं, बिल्कुल सर, आपकी बात सही है। आए इस प्रोजेक्ट के आने से, और ये ही कारण है कि जो हमारी मूलभूत भावना है कि हमारे इस एरिया के साथ साथ आसपास का एरिया का भी उत्थान हो रहा है, दिखता है होते हुए। आज आप देखेंगे तो कोई छोटी से छोटी गांव की गली में चले जाए, 4-5 गाने तो आपको मिल ही जाएगी, किसी भी गली में चले जाओ। पूरे गांव में नहीं बात कर रहा हूँ मैं, किसी भी छोटी छोटी गली में चले जाओ, 5-6 कार तो आपको मिल ही जाएगी। गोयल साहब, कल हरियाणा गवर्नमेंट ने नई 10 इंडस्ट्रियल पॉलिसीज अनाउंस करी, तो उससे डायरेक्टली आपके प्रोजेक्ट को और आसपास की इंडस्ट्रियलाइजेशन को क्या बेनिफिट मिलने वाला है? जी, ये बहुत अच्छा प्रासंगिक प्रश्न है आपका। हर 5 साल में गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी को रिव्यू करती है और इस बार भी रिव्यू किया। हमने भी अपने सजेशन दिए थे उनको, और मुझे खुशी है बताते हुए कि सरकार ने बहुत अच्छी तरह से बात सुनी है और जो पॉलिसी में प्रोविज़न लाए गए हैं उससे डेफिनेटली पहले से बेहतर गति से काम हो सकेगा। और बहुत सारे प्रोविज़न है उसके अंदर। इनफैक्ट प्राइवेट पार्क डेवलपर्स के लिए भी सेपरेट स्कीम सरकार बना रही है, तो उसमें उसने घोषणा की है। अभी मेरे पास जो अप्रूव्ड वर्जन है वो नहीं है, सो जो मुझे मालूम है कि 300 एकड़ के ऊपर की यदि कोई
प्राइवेट डेवलपर करेगा तो उसको स्पेशल रिकॉग्निशन मिलेगी और उसको स्पेशल कुछ बेनिफिट दिए जाएंगे in terms of ACR or in terms of whatever they are. But they are recognizing the efforts. In fact, I am very happy that government has understood that the private developers, by coming private developers, they are helping government to industrialize their state. क्योंकि मैंने इससे पहले भी कहा है कि मैन्युफैक्चरिंग का शेयर जीडीपी में हमें 25% तक ले जाना है। जितने भी डेवलप नेशन है वर्ल्ड में, वो जिस समय डेवलपमेंट की कैटेगरी में आए, ठीक है, जैसे मानो ब्रिटेन 1900 में आ गया, अमेरिका 2000 में आ गया, आपके जो है कोरिया कोई 2050-60 के बीच में आया, जापान 70-75 में आया होगा, चाइना अभी 80-90 में आया। उन सब की जिस समय वो डेवलप की कैटेगरी में आए, उस समय उनका जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग का शेयर 25 से लेके 32% तक। तो 25 एक थ्रेशोल्ड है। यदि आपको डेवलप नेशन में आना है तो मैन्युफैक्चरिंग का शेयर आपका 25% होना ही होना। ठीक है, अभी सर्विसेज बढ़ रही है और हम सब जानते हैं कि एआई आने के बाद से जो रोजगार में सर्विसेज का जो सृजन है वो धीरे धीरे कम ही होगा, बढ़ेगा।